हमने आपको पढ़ाया था माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने बताया था वो छोटे बिहेवियर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के लिए होता है, कंज्यूमर के लिए होता है, फर्म्स के लिए होता है, इस तरह से बताया था। मतलब जब भी छोटे की कैलकुलेशन करनी होगी तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, किसी एक सिंगल इंडस्ट्री की भी करनी होगी तो भी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें ज्यादातर हम क्या चेक पढ़ते हैं, डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं, प्राइसिंग कैसे होगी, रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा, मतलब स्मॉलर स्केल पे पढ़ते हैं। कंज्यूमर की परचेसिंग पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पढ़ते हैं। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताया था, इसमें ओवरऑल कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, ओवरऑल पूरे बड़े स्केल पे बात करते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जीडीपी कितनी रहेगी, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक डिफरेंस ये था, माइक्रो छोटी होती है, मैक्रो बड़ी होती है, बाकी होती दोनों इकोनॉमिक्स ही है। और इकोनॉमिक्स क्या होता है, पैसे के बारे में बात करना। इको मतलब मनी, नॉमिक्स मतलब रूल, इकोनॉमिक्स मतलब रूल्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ मनी। मैनेज करने के लिए हम रूल्स की बात करते हैं, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब पैसा, शास्त्र मतलब रूल्स, पैसे को मैनेज करने के रूल्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने फिर उसके बाद आपको पढ़ाई थी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पढ़ाने से पहले हमने पहले जीडीपी बताया था। हमने जीडीपी बताया था टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स जो आपने सेल करी वो, प्लस सर्विसेज जो सेल करी वो पूरी कंट्री में। उसके अंदर कंजम्पशन भी इंक्लूड कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर कुछ होगा वो भी, और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके जो आंसर आएगा वो भी। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो जीडीपी निकलेगी। जीडीपी में से इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट अब्रॉड, हमारे इंडियंस ने, एलेक्सा स्टॉप, हमारे रेजिडेंट ने अगर अब्रॉड में रह के कुछ कमाया होगा तो वो ऐड कर देंगे, और फॉरेनर बंदे ने इंडिया में रह के तो वो लेस कर देंगे। तो हमारे निकल कर आएगी जीएनपी, और इस जीएनपी में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो निकल कर आएगा एनएनपी। अब एनएनपी में इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना है और सब्सिडरी को करना है ऐड, सब्सिडी को, तो फिर ये हो जाएगा नेशनल इनकम जो हमें पढ़ना था। अब इसके आगे का बताना है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलिए, यहां तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो, पूछना हो तो बोलिए। सही है सब? फैक्टर कॉस्ट एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये फैक्टर कॉस्ट से क्या मतलब निकलता है? नेशनल इनकम कंप्यूट करने के 3 मेथड हैं, उसमें से एक मेथड का नाम है कॉस्ट मेथड। तो ये कॉस्ट के थ्रू निकला इसलिए से फैक्टर कॉस्ट वाला नेशनल इनकम बोलते हैं। फिर अगले बताऊंगा सेल मेथड, फिर तीसरा बताऊंगा इनकम मेथड, तो उसे सेल वाला बोलते हैं, उसे इनकम वाला बोलते हैं। ये कॉस्ट मेथड से है। तो अभी मैंने जितनी भी चीजें सिखाई कॉस्ट से सिखाई, हमने जो भी खर्च किया वो जोड़ा, हमने जितनी भी सेल करी हमने वो जोड़ा, तो कॉस्ट मेथड हो गया। जीडीपी निकालने का 3 तरीके, नहीं वो 3 तरीके आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जितना कोर्स में वो बता दूंगा। पर्सनल इनकम, इनकम पर्सनल इनकम जो आपको मिली हो, पर्सनल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड को पर्सनल इनकम बोलते हैं। लेकिन उसमें से जितना आप टैक्सेस दे देते हो वो लेस करके जो बचती है उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। देखिए पेपर में ये वर्ड आ जाते हैं, डिस्पोजल इनकम कितनी है, डिस्पोजल इनकम मतलब जितनी आपके पास पैसे बचे, डिस्पोजेबल इनकम मतलब जितने आपके पैसे बचे। आपने 100 रुपए कमाए लेकिन 10 रुपए का तो टैक्स लग गया, तो आपको कितने मिले, आपको मिले 90 रुपए। तो अगर आपकी इनकम कुछ जाएगी तो 100 रुपए है, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम जितनी आप खर्च कर सकते हो वो कितनी है, 90, 10 रुपए तो टैक्स लग गया। तो डिस्पोजेबल इनकम के लिए हम इनकम टैक्स को, डायरेक्ट टैक्स को लेस करते हैं टोटल सैलरी, टोटल इनकम में से। इजी, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टोटल 3 मेथड हैं। देखो एक्सपेंडिचर मेथड में आपको सिखा चुका हूं। एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी मैंने कैसे बताई थी, भाई पूरी कंजम्पशन जोड़ दो, इन्वेस्टमेंट जोड़ दो, गवर्नमेंट जोड़ दो, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट लेस कर दो, ये सब कुछ तो मैं पहले ही नंबर में बता चुका हूं। इसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। और क्या लेस होता है इसके अंदर से, हमने यहां पर नहीं लिखा, लेकिन अब्रॉड रहने वाले बंदे जो यहाँ बैठ के कमा रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे, और इंडियन बंदे जो अब्रॉड में जाके कमा रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे, और डेप्रिशिएशन लेस हो जाएगा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस हो जाएंगे, और सब्सिडी ऐड हो जाएगी। ये सब करने के बाद नेशनल इनकम आएगी। ये आपको सबको याद है। यहां तक कोई क्वेरी एक्सपेंडिचर मेथड में, ये तुम सिखाई चुके हैं आपको। यहां तक कोई क्वेरी,
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाते हैं दो मेथड और। वो दो मेथड का नाम क्या है? एक है प्रोडक्शन मेथड और एक है इनकम मेथड। चलिए इनके बारे में हम जरा सी बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन मेथड क्या बोलता है? देखिए, अगर मैं, आप मान लो मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, अब मैं बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहा हूं जिससे आप लोगों को समझ में आए, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं जीडीपी के बारे में। देखो जीडीपी क्या है? पूरे देश की इनकम। अब पूरे देश की इनकम समझने के लिए दिमाग बहुत बड़ा चाहिए। छोड़ दो, हमने, हमारे पास इतना बड़ा दिमाग नहीं है, हम नहीं समझ रहे। हम छोटे लेवल पे समझते हैं। मान लो मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूं और मुझे लग रहा है आप अपनी इनकम छुपा रहे हो, तो मुझे आपकी इनकम तो समझनी पड़ेगी ना। आपकी इनकम मैं कैसे समझूंगा? बताओ जरा, है कोई तरीका? तो पहला तरीका, भाई देखो, तुम विदेश घूमने गए थे, कहां से आया पैसा? यहाँ रख दो इधर। तुम बच्चों की फीस देते हो, तुम्हारे बच्चे इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं थनिया में, उसकी 1 लाख रुपए महीना फीस है, भाई कहां से आया 12 लाख रुपया? रखो इधर। 12 लाख रुपए बच्चों की फीस जोड़ दी। विदेश घूमने गए थे, 10-12 लाख वहां खर्च करोगे, 12 वो जोड़ दिए, 24 लाख हो गए। भाई जब तू 12 लाख विदेश घूमने पे खर्च कर सकता है, 12 लाख बच्चों पे खर्च कर सकते हो, घर में खाना भी खाता ही होगा, तो 50,000 के साथ 6 लाख वो जोड़ दो, 30 लाख हो गया। 30 लाख के बाद आपकी ज्वेलरी, भाई ज्वेलरी कितनी खरीदी पूरे साल में? कार भी खरीदी थी, कार का बिल जोड़ दो। घर गए, जो जो चीज नई नई दिखाई थी सब जोड़ दी। जोड़ के पता चला भाई 50 लाख आपने खर्च करे, बताओ कहां से आया? अब या तो आप बताओगे कहां से आया, या फिर वो 50 लाख को आपकी इनकम मान ले जाएगा। यहां पर मैंने क्या जोड़े? आपके किए हुए खर्चे जोड़ लिए। और जब खर्चे जोड़ के इनकम का पता लगाया, उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। पता तो मुझे लगानी थी आपकी इनकम कितनी है, इनकम तो मेरे पास पता नहीं चली, मैंने आपके खर्चे ही जोड़ लिए। मैंने कहा खर्चा भी तो तभी करा होगा जब इनकम हुई होगी, जादू से कर लिया, कर्जा लिया किसी से, कर्जा लिया तो लिख दे किसने दिया। अगर आप बता दोगे उसने कर्जा दिया, उस पर भी इनकम टैक्स का नोटिस। बता भाई तेरे पास पैसा कहां से आया इसके पास कर्जा देने के लिए? फिर वो जिसका नाम लेगा उस पर भी इनकम टैक्स का नोटिस। और जब तक सही बात पता नहीं चलेगी तब तक ये नोटिस का सिलसिला चलता रहेगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं? सारे एक्सपेंसेस जोड़ते हैं। भैया जो जो आप, हमारे पूरे देश ने खर्चा करा, चाहे वो आपने करा, चाहे देश ने करा, चाहे गवर्नमेंट ने करा, और उसमें से सब्सिडी लेस कर देते हैं, है ना, डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। तो ये निकल कर आती है जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड से। अब दूसरा तरीका क्या है? कि मैं आपकी सारी इनकम जोड़ लूं, है ना। अब मैंने देखा भाई तेरी बिजनेस में सेल कितनी है, जीएसटी की रिटर्न मंगाओ, जीएसटी की रिटर्न से देख लो सेल कितनी है, परचेज भी पता लग जाएगी। सेल और परचेज के डिफरेंस से प्रॉफिट पता लग जाएगा, तो वो प्रॉफिट ऐड कर लो। भैया एफडी पे कितना रिटर्न मिला वो भी ऐड कर लो, म्यूचुअल फंड पे कितना प्रॉफिट हो वो भी ऐड कर लो, कमीशन कितनी मिली म्यूचुअल फंड से और इंश्योरेंस से वो भी ऐड कर लो, कहीं और से कोई इंटरेस्ट वगैरह मिला वो भी ऐड कर लो। तो इनकम मेथड बोलते हैं जब हम इनकम को ही ऐड करते हैं। इनकम मेथड जब हम इनकम को ही ऐड करते हैं। चलिए अब मेथड समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड का मतलब होता है सेल मेथड, इसे सेल मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? मान लो ए ने बी को सेल करी 100 रुपए पे, तो 100 रुपए जीडीपी हो गई। अब बी ने सी को वही वाली चीज 150 में बेच दी, तो 150 और जुड़ जाएंगे, 250 हो जाएगी जीडीपी। फिर सी ने वही चीज डी को बेच दी 200 में, तो 350 में 200 और जुड़ जाएंगे, 550 हो जाएगी। मतलब जितनी भी सेल हुई है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, तो इंडिया की जीडीपी निकालने के लिए इंडिया की हर एक बंदे की सेल जोड़ देंगे, तो उसे बोलते हैं सेल वैल्यू से जीडीपी निकालना। तो प्रोडक्शन मेथड में हम सेल चेक कर लेते हैं, इनकम मेथड में हम इनकम चेक कर लेते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड में हम एक्सपेंसेस ऐड कर लेते हैं। और जब तीनों मेथड से जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी लगभग सेम ही आती है, पूरी एग्जैक्ट सेम तो नहीं आती, लेकिन 5-7 1-2% का ही फर्क रहता है। सबसे अच्छा मेथड इसमें सेल मेथड माना जाता है, क्योंकि सेल की फिगर हमें जीएसटी की रिटर्न से मिल जाती है, वो एक्यूरेट होती है। एक्सपेंडिचर मेथड से हम एक्सपेंसेस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इनकम मेथड से हम इनकम भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे देश की जो जीडीपी निकाली जाती है वो अलग अलग तरीके से निकाली जाती है। जैसे फॉर्मल सेक्टर की प्रोडक्शन मेथड से निकाल जाते हैं, जितने लोग रिटर्न भर रहे हैं सेल टैक्स की, उनकी सेल टैक्स की रिटर्न से ही निकाल ली जाती है। अब जो बंदे रिटर्न नहीं भर रहे हैं, जैसे कि गांव वाले, उनकी खर्चे से निकाले जाते हैं, उन्होंने खर्चा कितना करा, तो उनकी एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल ली जाती है। और जो खर्चा भी नहीं कर रहे और इनकम भी नहीं कर रहे, तो बुढ़े लोग है ना, उनकी निकाल ली जाती है फिर अपना इनकम मेथड देख ली जाती है। भाई वो कुछ खर्चा तो करते ही नहीं, बस उनकी एफडी पे इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट आ रहा है और कुछ कर ही नहीं रहे, और कुछ पता ही नहीं चल सकता। तो अलग अलग बंदों की अलग अलग तरीके से निकाल के उसको टोटल कर लिया जाता है, और एक एस्टिमेटेड बेसिस पे जीडीपी निकल जाती है। उसी जीडीपी के जो डाटा होता है वो आपके पास आता है कि भाई इतनी जीडीपी रही, और ये एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, ये एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्ट कैसे बता सकते हो 130 करोड़ लोगों ने कितना कमाया, है ना। एक अंदाजा ही होता है, हर देश का ऐसे ही होता है, लेकिन वो अंदाजे को कोशिश की जाती है, उसके लिए बहुत सारे डेटा बनाए जाते हैं।
तो चलिए अब इन मेथड्स को एक बार फिर से रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। पहला है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यू एडेड एट ईच प्रोडक्शन स्टेट। भाई देखो, ए ने बी को 100 वाली चीज 110 में बेच दी, तो एक सेल तो 100 रुपए हुई, और जो 10 रुपए सेल हुई ये ऐड कर लिया। फिर बी ने सी को 150 में बेची तो 40 रुपए ऐड कर लिए। सी ने डी को 200 में बेची तो 50 रुपए और ऐड कर लिए। और जितनी भी वैल्यू एडेड ये हो रही है सब ऐड होने के बाद, यानी कि जो लास्ट में सेल अगर 500 रुपए हुई तो जीडीपी कितनी की हुई, 500 की। ये बोलता है प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज को ऐड कर लेता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब आउटपुट की वैल्यू 110 है, उसमें से 100 रुपए लेस करेंगे, जो 10 रुपए है ये जीडीपी है। तो पहली जीडीपी 100, फिर 10, फिर 40, फिर 50, अल्टीमेटली सब जुड़ जाएंगे। लास्ट में जो 500 रुपए पे सेल हुई यही जीडीपी आएगी। प्रोडक्शन मेथड में किसी को कोई क्वेरी? इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, सम ऑफ बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको ऐड कर लेंगे। मतलब ए ने कितना कमाया 10 रुपए ऐड कर लेंगे, बी ने कितना कमाया 40 इसे ऐड कर लेंगे, सी ने कितना कमाया 50 इसे ऐड कर लेंगे, डी ने तो सीधे 300 ही कमा लिया 500 में बेच के, ये भी ऐड कर लेंगे। तो यानी कि इनकम मेथड से भी तो सेम ही आएगी ना जीडीपी। तो ये होता है इनकम मेथड, आपने जितनी जितनी इनकम करी वो ऐड कर ली, तो भी एक ही बात है। अब अगर आपने ये कमाया है तो कहीं ना कहीं खर्च भी करोगे, या तो खर्च करोगे या इन्वेस्ट करोगे। अगर आपने खर्च कर दिया तो उसे कंजम्पशन बोलते हैं, और अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो चाहे आप खर्च कर दो और चाहे इन्वेस्ट, अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनकम के इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी और नेट एक्सपोर्ट को भी एडजस्ट कर लेते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बताइए, फॉर्मूला लर्न करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन लॉजिक मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया, क्योंकि वहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर लें। जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, प्रोडक्शन मेथड, उसे सेल मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड में हम वैल्यू एडिड को टोटल करते हैं। इसमें बेसिक वर्ड क्या है, वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज। हर स्टेज पे जो वैल्यू एड हुई उसे ऐड कर लेंगे। इनकम मेथड में सारी इनकम ऐड कर लेंगे, और इनकम किससे रिलेटेड होनी चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कैपिटल मतलब कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, लेबर पे क्या मिलता है, वेजेस, लैंड पे क्या मिलता है, रेंट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, सैलरी। ये 4 चीजें ही ऐड करनी है, वो होता है हमारा इनकम मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड में हम 2 चीजें ऐड करते हैं, एक तो आपने जो एक्सपेंस किया वो, और जो आपने इन्वेस्ट किया वो। इसके अलावा 2 चीजें और ऐड होती है, आपकी लिखी हुई है, आपको पता है, गवर्नमेंट की आइटम और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, याद कर लेना, फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं इसके बारे में, किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें जो वैल्यू एडेड मेथड, जो प्रोडक्शन मेथड है जिसमें वैल्यू, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सो इसका मतलब यही है ना सर कि जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इन्हें बेसिक बी को प्रोडक्ट कोई सेल करा इन विद इन द कंट्री, इंडिया में हो रहा है, तो और वो मल्टीपल लोगों के पास जा रहा है डेटा, जैसे रॉ प्रोडक्ट आया फैक्ट्री से, वो फाइनल एंड कंज्यूमर के पास गया, उस दौरान कई सारे लोगों के बीच में आया वो नंबर ऑफ चैनल से, तो उन सब का टोटल। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, इस पे क्वेश्चन आता है। जी बद्री नारायण पाटिल जी बोलिए। Sir, any role of inflation in calculating the GDP? Uh, because it's related to the price and also the goods sold or the value addition to the production of those बद्री जी materials. प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। Okay. Is it better now, sir? बोलिए बोलिए। Is inflation has any role in calculating the GDP? व्हाट इज द रोल ऑफ कैलकुलेटिंग द जीडीपी? No. So, is inflation considered while calculating the GDP? ओके, क्या इन्फ्लेशन कंसीडर करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन हम एनालिसिस करते समय जरूर कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगी, और इन्फ्लेशन कम हो गई तो जीडीपी भी कम हो जाएगी। तो हमारे देश को इस तरीके से काम करना पड़ता है कि इन्फ्लेशन तो ना बढ़े लेकिन जीडीपी कम ना हो। ठीक है, लेकिन जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम इन्फ्लेशन को बिल्कुल भी नहीं देखते, क्योंकि इन्फ्लेशन तो इसमें कहीं आएगा ही नहीं ना। हमें तो सेल से मतलब है, वो चाहे महंगी चीज थी या सस्ती, जितनी सेल हुई हम टोटल कर लेंगे। लेकिन फिस्कल डेफिसिट्स करते समय, डिसीजन लेते समय हमें देखना पड़ता है। एक मिनट के लिए। हेलो सर, क्लास में हूँ, आपके तार कल जुड़ जाएंगे, हो गया आपको। ठीक है सर, सुबह भेजता हूँ, कल दोपहर तक भेज दूंगा। ओके।
हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट ही क्यों करते हैं? इतनी सारी फिगर्स को कैलकुलेट करना, डाटा बनाना, पैसे खर्च होते हैं इसमें। गवर्नमेंट ने पूरा डिपार्टमेंट बना रखा है इसके लिए, जिसपे अच्छी खासी सैलरी देती है गवर्नमेंट। ये सब करती ही क्यों है? डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास डेटा होना बहुत जरूरी है, और डेटा इकट्ठा करने के लिए ही नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जाती है, जिससे कि हम आगे की डिसीजन ले पाए। चलिए पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम मेजर करती है इकोनॉमिक की ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस। जैसे कंपनी की ग्रोथ जरूरी है, ऐसे ही पूरे हमारे नेशनल, जैसे पूरी कंट्री की भी ग्रोथ जरूरी है। अब ग्रोथ कैसे पता चलेगी? जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, तभी तो बता पाएंगे ना जीडीपी कैलकुलेट करके कि पिछले साल से जीडीपी इस साल कितनी बढ़ी या घटी। तो हमारे को ये पता लगाने के लिए कि हमारे देश में कुछ रह के कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, ये सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही, हमारा देश प्रगति पे है या नहीं, इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? जीडीपी, सो दैट वी कैन कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर जीडीपी एंड डिसाइड वेदर वी आर एप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग। हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर हमारी जीडीपी किस सेक्टर की घट रही है, किस सेक्टर की बढ़ रही है, पता लग जाए, तभी तो हम पॉलिसी फॉर्मुलेट और प्लानिंग कर पाएंगे कि उस सेक्टर की जीडीपी कैसे बढ़ाई जाए। इवेल्युएट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, और अगर जीडीपी घटेगी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी घटेगा। एक्सेस द सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमी। और क्योंकि जीडीपी हर सेक्टर की अलग से कैलकुलेट की जाती है और बाद में उसका एवरेज किया जाता है, तो इससे आप ये भी बता सकते हो कि कौन से सेक्टर से हमारे देश में कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इन 4 पॉइंट में से किसी को एक भी समझ में ना आया हो तो बोलिए। कोई क्वेरी किसी की? आगे बढ़ते हैं। अब हम लिमिटेशन बता रहे हैं। जीडीपी कैलकुलेट करते समय क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे कि हम एक्यूरेट जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर पाते, वो क्या है वो देख लीजिए। लिमिटेशंस एक्सक्लूड्स नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो मार्केट में हो ही नहीं रही। मार्केट में नहीं हो रही मतलब, अब मैं लाया था 10 पेन खरीद के, मेरे छोटे भाई को 5 पसंद आ गए, मैंने कहा भाई 50 रुपए दे दे और ले ले। अब वो 50 रुपए की तो जीडीपी में कैलकुलेशन ही नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में सेल ही नहीं, मैंने इसके रिटर्न में तो दिखाया ही नहीं जीडीपी को। ये जो 50 रुपए की सेल है, मैंने सेल टैक्स की रिटर्न में थोड़ी दिखाई होगी, छोटे भाई से 50 रुपए लेके दे दिए, नहीं दिखाए होंगे ना। मैंने छोटे भाई को अपने पैसे दे दिए उधार 10 लाख रुपए, और मैंने कहा 2% ब्याज लूंगा। अब उस 10 लाख पे उसने 2% मुझे ब्याज दिया। ये मेरा प्रॉफिट है, उसके एक्सपेंस है, ये मेरे प्रॉफिट में जुड़ा ही नहीं, क्योंकि मैंने ये जीडीपी दिखाया। तो जीडीपी कैलकुलेट करते समय हम फॉर्मल सेक्टर को ही देखते हैं, इनफॉर्मल को नहीं लेते हैं। तो अगर मान लीजिए इंडिया की जीडीपी आने वाले टाइम में बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया तेज सही चल रहा है। बस ये हुआ है, देखो आपने देखा होगा पिछले कई साल से जीडीपी तो बढ़ ही रही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि हमारे देश में बहुत पैसा है? मंदी नहीं लग रही। भारत, जो बिजनेसमैन है वो बताएगा आपको, मार्केट में बहुत मंदी है, लेकिन जीडीपी हर साल बढ़ के आ रही है। उसका रीजन क्या है? अब उसके रीजन एक तो ये हो सकता है कि मोदी सरकार बेवकूफ बना रही है सबको। सोचिए कि मार्केट में तो ऐसी कोई तेजी नजर नहीं आ रही, मार्केट में तो सब सारे, लेकिन जीडीपी का डाटा जब भी आता है वो बढ़कर आता है, सारे देशों से ज्यादा आ रहा है। उसका रीजन क्या है? किसी को पता है तो बोलिए। सर इसमें थोड़ा कुछ फिगर कैलकुलेशन में छोड़ देते होंगे कि कुछ पर्टिकुलर चीजें सर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार कर रही है, इसलिए कारण ये जीडीपी का ग्रोथ दिख रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है सरकार जीडीपी का 1% एक्स्ट्रा हर साल से, और जीडीपी बढ़ रही है 2%। चलो 1% कैपिटल एक्सपेंडिचर से बढ़ गई, बाकी सर रोड्स, रेलवेज, डिफेंस, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया। जी सैयद असगर जी आप बताइए। हर साल सब लोग टैक्स असेसी हो रहे हैं ना, फॉर्मल सेक्टर में आ रहे हैं, इसलिए वो अकाउंट में आ जाता है। हाँ, पहले क्या था, पहले जो लोग थे वो सब इनफॉर्मल थे। इनफॉर्मल थे मतलब कोई रिटर्न ही नहीं भरता था, कोई जीएसटी नंबर ही नहीं लेता था, सबके सब बिजनेस तो मार्केट में ही कर रहे थे, लेकिन सरकार को नहीं बता रहे थे। अब क्या हो रहा है, सरकार इस चीज पे ध्यान दे रही है कि चाहे नील की ही रिटर्न भरो, लेकिन रिटर्न भरो। हर बंदे को इस तरीके से घेर लिया है कि वो रिटर्न भर रहा है, जीएसटी नंबर लेना ही पड़ रहा है। पहले सेल टैक्स था तो बाहर ले जाने के लिए माल जीएसटी कोई लेता ही नहीं था, लेकिन अब क्या होता है कि अगर जीएसटी ले लोगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो आईटीसी लेने के चक्कर में सब जीएसटी ले लेते हैं, सबका फायदा है इसलिए वो ले रहे हैं। तो इस वजह से जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में थे, जो पहले सरकार को रिटर्न भर के नहीं बता रहे थे, अब वो सरकार को बताने लगे हैं। तो मार्केट अभी उतनी काम कर रही है, बल्कि कम काम कर रही है, लेकिन जीडीपी बढ़कर आ रही है। जीडीपी बढ़ने का कारण कि गवर्नमेंट ने इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज कर दिया।
बहुत ज्यादा बंदे जो पहले छोटी छोटी दुकान लेकर बैठे थे और जीएसटी नंबर नहीं लेते थे, अब छोटी छोटी दुकानदार भी जीएसटी नंबर लेके बैठा है। तो जब वो जीएसटी नंबर लेके बैठा है तो सेल भी दिखा रहा है, और सेल दिखा रहा है तो हमारी जीडीपी दिखेगी, बढ़ेगी। तो जो जीडीपी पहले हम कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, जो हम इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट था, जो कैश में सेल हो रही थी, उसको इन्होंने फॉर्मल कर दिया और टर्नओवर अकाउंट से होने लगी, पेटीएम शेटीएम चल गए, इस चक्कर में जीडीपी बढ़ने लगी। लेकिन एक्चुअल में जीडीपी उतनी ही है जितनी पहले थी, बल्कि उससे कम ही है। यही रीजन है मार्केट में मंदा है, लेकिन फिगर्स दिखा रही है कि जीडीपी बढ़ रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। और कोई क्वेरी किसी को? सर मगर अगर अगर ये कैलकुलेशन ज्यादा दिखा रहा है तो फिर उसके हिसाब से पॉलिसी गलत हो सकता है, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी जब बनाते हैं। देखिए, गवर्नमेंट को भी ये पता है कि क्या हो रहा है ना? तो गवर्नमेंट भी पॉलिसी बनाएगी। देखो, पॉलिसी उन लोगों के लिए नहीं बनाई जाती जो गवर्नमेंट को कुछ बताना ही नहीं चाह रहे। गरीब आदमी गरीब क्यों है? इसलिए गरीब है कि वो अपने अमीर होने के लिए मेहनत कर ही नहीं रहा है। वो जब से पैदा होता है तब से लेके और मरने तक यही सोचता रहता है, बस गवर्नमेंट को ना पता चले, वो 2 रुपए टैक्स ना ले ले। अब जब गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती तो गवर्नमेंट उसके बारे में सोचती भी नहीं है, इसीलिए वो गरीब का गरीब रह जाता है। लेकिन अगर वो गरीब आदमी कोई ऐसा काम करने लगे जहां पर उसे गवर्नमेंट के टैक्सेस से मतलब, अगर लगते हैं तो लगे, नहीं लगते तो नहीं लगने दो। लेकिन आप कोई ऐसे लेवल का काम तो करो कि आप पे टैक्स लगे, तो फिर आप जो है गरीब से गरीब नहीं रहोगे, गरीब से अमीर हो जाओगे। सर एक बात और है कि ये जो जीएसटी रिडक्शन आया ना सर, उसके कारण सर नॉर्मली 180-190 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन होता था, और आप देखेंगे ना अक्टूबर का 1 नवंबर को जो फिगर आएगा ना, वो करीबन 3 लाख करोड़ आएगा सर, ऐसा मेरा अनुमान है सर। मतलब आपका कहना 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ बढ़ गया है सर। मतलब आपका कहना ये है कि जीएसटी करा, रिड्यूस करा, उससे गवर्नमेंट को और फायदा हो जाएगा। सर सेल्स का जो मोमेंटम आया ना वो ज्यादा आया है ऑटोमोबाइल सेक्टर, दूसरे सेक्टर्स में सर, नहीं, और इन्फ्लेशन रेट भी नीचे है। सेल का मोमेंटम आया, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं आया कि 3 लाख आ जाएगा। मेरा मानना यह है 180 था तो 150 160 से लेके 2 लाख के बीच में ही आएगा। मतलब 10-20% का फर्क पड़ेगा, नीचे की तरफ ही पड़ने का आसार है, ऊपर पड़ने के आसार नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लगभग साल का 1 लाख करोड़ का नुकसान उठाया है। 1 से 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को टैक्स का, तो लगभग जीएसटी का। हाँ जी, तो 10,000 करोड़ का नुकसान हर महीने का हुआ है। तो अगर पहले 180 आता तो अब 170 ही आएगा। और सेल बढ़ी है कुछ सेक्टर्स में, और कितनी बढ़ी है? 5 या 10% बढ़ी है। तो जब गवर्नमेंट ने अपनी टोटल रेवेन्यू का 10% का नुकसान ही कर दिया, 5% का नुकसान कर दिया, तो सेल अगर मान ली 10% बढ़ भी गई है तो उससे टैक्स कितना बढ़ जाएगा? तो लगभग सेम ही आएगा इस महीने, और अगले महीनों में कम आएगा। ओवरऑल गवर्नमेंट को नुकसान रहा है जीएसटी छोड़ने से, और आम आदमी को फायदा हुआ है। धीरे धीरे समझ में आएगा, पास ऑन होने में टाइम लगता है, 2-3 महीने में रेट कम भी हो जाएंगे। बहुत चीजों के तो हो भी गए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। लिमिटेशंस मैंने बताई थी, नॉन मार्केट एक्टिविटी को तो हम लेते ही नहीं है। इग्नोर्स एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, हम यहाँ पर एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, गैसेस मार्केट में ज्यादा आ गई, पॉल्यूशन आ गया, ये सबको इसके अंदर लेते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट पे खर्चा होगा आने वाले टाइम में, वो हम इसके अंदर ले ही नहीं रहे। डज नॉट अकाउंट फॉर द इनकम इनइक्वालिटी। अब इसमें क्या होता है, किसी की इनकम ज्यादा, किसी की इनकम कम हो रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जाता है। लेकिन इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता कि किसकी कितनी इनकम। इसमें तो टोटल ओवरऑल इंडिया की इनकम देखी जाती है, इसलिए जीडीपी बोलते हैं पूरे इंडिया की इनकम को, यहाँ पर अलग अलग नहीं देखा जाता। तो ये इसकी थोड़ी सी कमियां भी है। गोल प्रोवाइड अ कॉम्प्रहेंसिव मेजर देता है पूरी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। ओवरऑल क्या है? अब मान लीजिए हम अगर कहते हैं कि अमेरिका तो भैया सबसे अमीर देश है, लेकिन अमेरिका में भी लोग भूख की वजह से मरते हैं। अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो भूख के मर जाते हैं बेचारे। तो इसका मतलब वैसे ओवरऑल अमेरिका बढ़िया है, ओवरऑल भी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लेकिन वहां पर भी तो गरीब इंसान है, वहां पर भी भूख मरी है। अब इंडिया बोलते हैं लोग गरीब देश है, गरीब देश है, लेकिन यहाँ अंबानी भी तो है, टाटा भी तो है, बिरला भी तो है, अडानी भी है। तो भैया हर जगह पर गरीब और अमीर होते हैं, क्योंकि जीडीपी जो बताई जाती है ये ओवरऑल पूरे ईयर की हर एक बंदे का टोटल बताया जाता है। तो गरीब और अमीर हर देश में मिलेंगे आपको, बिना गरीब के अमीर नहीं जी सकता, और बिना अमीर के गरीब नहीं जी सकता। अगर देश में सभी अमीर हो गए तो नाली कौन साफ करेगा? रिक्शा कौन चलाएगा? आपके यहाँ कौन करेगा? कपड़े कौन धोएगा आपके?
प्रेस कौन करेगा आपके कपड़ों पे? आपके बच्चों को स्कूल कौन छोड़ने जाएगा? अगर देश में गरीबी खत्म हो गए, सब अमीर हो गए, तो फिर ये काम कौन करेगा? फिर तो देश चल ही नहीं पाएगा। तो देश को देश के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ गरीब रह जाएंगे, कुछ अमीर हो जाएंगे। ये डिसाइड आपने करना है, आपने कहाँ जाना है, और ये डिपेंड करता है आपकी सोच और आपके किए गए कामों पे। अमीर होने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती ही नहीं है, दिमाग की जरूरत पड़ती है। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने है। 18 साल की एज में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पर मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। हमारे फादर की अर्थी उठाने के भी पैसे नहीं थे। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई करके और आज आपके सामने खड़ा हूँ। और मैंने किसी से हेल्प नहीं ली। मेरे फादर भी इकलौते थे, मेरी मदर भी इकलौती थी, और हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी कि जिसे बेच के मैं बड़ा बन गया हूँ। और जब वो गए थे तो मैं 12th पास आउट स्टूडेंट था। ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिमाग की जरूरत पड़ती है। और मैं उसका एग्जाम्पल हूँ आपके सामने, मैं गवाह हूँ कि मैंने आज तक जितना पैसा कमाया दिमाग से कमाया। मैंने कोई बड़ा बिजनेस नहीं किया। मैंने ट्यूशन पढ़ाकर, रिटर्न्स भर के, सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की रिटर्न भर के और ट्यूशन पढ़ाकर ही पैसा कमाया है। और जब वो पैसा मेरे पास आया, उस पैसे से बिजनेस करके कमाया। और एक कड़वा सच, सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस में है, ना जॉब में, ना प्रोफेशनल में। ये जो दुकान खोल के बैठे हैं ना, टूटी फूटी चप्पल पहन के, सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं लोगों के पास है बस। ठीक, तो कोशिश कीजिए, छोटा कीजिए चाहे बड़ा कीजिए, बिजनेस कीजिए। बिजनेस एक दिन बड़ा जरूर बनेगा अगर आप में दिमाग है तो। अगर आपको बिजनेस समझ में आता है तो बिजनेस कीजिए। छोटा बिजनेस बड़ा हो जाता है। मैंने तो बहुत छोटे छोटे बिजनेस को बड़े होते देखा है। आगे बढ़ते हैं। थोड़े से क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, आप मुझे उसका आंसर देंगे बस। बताइए, व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरीली फोकस ऑन? माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करती है? नेशनल इनकम और पे करती है क्या? सर बी। नो नो इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म्स पे करती है क्या? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करती है क्या? नहीं सर, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में करती है क्या? नहीं। तो आंसर है बी, क्योंकि वो छोटे लेवल पे बात करते हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर और फर्म के बारे में बात करती है। Alexa, stop. Microeconomics studies how individual, household and firm make decision regarding the allocation of limited resources. वो छोटे लेवल पे बात करती है। चलिए अब बताइए इसका। Which of the following microeconomics concept में से कौन सा माइक्रोइकोनॉमिक्स का है? बताओ। इन्फ्लेशन रेट, सी सर, सी आंसर है। नहीं सर, नेशनल जीडीपी भी माइक्रो है। डिमांड एंड सप्लाई मैंने बताया था माइक्रो में। देखो, जो अगर आपने मेरी बुक ध्यान से पढ़ ली तो क्वेश्चन हो जाएंगे कि डिमांड एंड सप्लाई मैंने आपको बता दी थी। डिमांड, सप्लाई और कंज्यूमर का बिहेवियर हम माइक्रो में पढ़ते हैं। इसका बताइए, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट डज द टर्म यूटिलिटी रेफर्स? यूटिलिटी क्या होती है थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आप उससे एक रसगुल्ला खरीदना चाहते हो, तो वो आपको कितनी उपयोगिता देगा? यूटिलिटी देगा। यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। मतलब उस 10 रुपए से आप रसगुल्ला खरीदना चाहोगे कि नहीं? एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि मेरा बैच पढ़ने की फीस 20,000 रुपीज है। आपने 20,000 दी और पढ़ लिया। फिर आपने कहा सर पढ़ाया आपके बैच में, एक बार रिवीजन लेना है। मैं कहा ठीक है, रिवीजन 20,000 पे करो। तो क्या 20,000 दे के मुझसे पढ़ना चाहोगे? पढ़ तो लो, लेकिन उसकी यूटिलिटी आपको तो नहीं लगेगी। नहीं, आपको लगेगा पहली बार जो नया नया था तो कोई बात नहीं, वो ठीक था। लेकिन जब अगली बार 20,000 दोगे ना, तो आपको उतना मजा नहीं आएगा देने में। यानी कि आपको उस चीज की यूटिलिटी कम हो गई। चलिए फिर से एक बार सोचते हैं। आपको पहली रोटी खाने को दीजिए, आपको भूख लग रही है। पहली रोटी तो आप एकदम 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 खा जाओगे, आपको भूख लग रही है। दूसरी रोटी आराम से खाओगे। तीसरी, चौथी, पांचवी के बाद आप खाओगे ही नहीं। आप कहोगे नहीं और अगर मैं जबरदस्ती कहूँ नहीं एक रोटी खाओ, एक रोटी खाओ, नंबर वाली रोटी है उसकी यूटिलिटी आपको कम मिलेगी, और जो पहले वाली रोटी खाई थी उसकी यूटिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी। इस लॉ को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। मतलब किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो धीरे 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 उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब धीरे धीरे कम होना।
डिक्रीजिंग। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट बोलता है कि जब हम किसी चीज को बार बार कंज्यूम करते हैं तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है और एक टाइम पर जीरो हो जाती है और कुछ टाइम बाद तो वो नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव मतलब अब अगर आप रोटी खिलाओगे तो आपको उल्टा गुस्सा आएगा। किसको मेरा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग में ही आता लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन्स का। जिसने When you come to more oranges, you don't consume later more oranges करके। बिल्कुल। सैयद असगर जी आपकी क्वेरी बोलिए। साहब मेरा क्वेरी नहीं है। सूर्यवंशी जी आपकी। सर नमस्ते। नमस्कार जी, बताइए। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना वो इसके पहले वाला क्वेश्चन था माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे अभी सिल्वर में डिमांड है और सप्लाई कम है तो उसमें वो आएगा क्या सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। सिल्वर की डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है, इसलिए सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट डज द टर्म यूटिलिटी रेफर्स टू? ए प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म, सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन, इनकम जनरेटेड बाय एम्प्लॉय। तो क्या है इसका आंसर? बी सर, बी। बी सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर। वेरी गुड। ये बताइए जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है, अगर डिमांड कम होती है तो प्राइस भी कम हो जाता है। ये बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन बोलता वो उल्टी तरफ से है। वो कैसे बोलते हैं थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने, इसको अच्छे से याद कर लेना। देखिए वो क्या बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है आपको, ये नहीं बोलता, वो कहता है, ध्यान समझिएगा, वो कहता है अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, ऐसे बोलता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो आप कहोगे मैं नहीं खरीदूंगा महंगा। प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है और प्राइस गिर जाता है तो आप डिमांड ज्यादा करने लगते हो। ये बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि ये क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में। क्या बताता है? प्राइस अगर बढ़ती है, प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस नीचे जा रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये बोलता है, मतलब ये उल्टा ठीक। सर ये 100% कम चीजों में सही है क्या? नहीं, इसके अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसके 3-4 एक्सेप्शन भी हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन है लग्जूरियस गुड्स। लग्जूरियस गुड्स मतलब अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ते हैं तो लोग उसे और ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, और जब गोल्ड के प्राइस घटते हैं जो सस्ती चीज जो होती है इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स भी इसका, जैसे मान लीजिए कोई चीज सस्ती हो गई, जरा देखिए टाटा नैनो। टाटा नैनो किसी ने क्यों नहीं खरीदी? इन लोगों को उसे खरीदने में अपनी इंसल्ट लगने लगी थी, टाटा नहीं चल पाई तो वो इंफीरियर गुड्स में आ गई। मतलब टाटा वालों ने ना उसकी जो एड थोड़ा गलत कर दिया। उन्हें लग रहा था हम सस्ता सस्ता बोलेंगे हमारी ज्यादा बिकेगी, लेकिन सस्ता बोलने की वजह से उसकी इतनी बेकदरी कदरी, लोग कहते थे अरे सस्ती गाड़ी में आ गए, सस्ती गाड़ी में आ गए, किसी ने खरीदी ही नहीं वो गाड़ी। तो इंफीरियर गुड्स के केस में भी ये रूल नहीं चलता, लग्जूरियस गुड्स के केस में भी ये रूल नहीं चलता, और मोनोपोली गुड्स के केस में भी नहीं चलता। जब मोनोपोली है तो उससे रेट ज्यादा हो तो लोग खरीदेंगे खरीदेंगे जब मोनोपोली है तो। ऐसे ही भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, उन्हें छोड़ दो तो फिर ये रूल चलता है, और इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि 11th-12th की बुक उठा के इकोनॉमिक्स पढ़ लो, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं तो पढ़ाऊंगा यहाँ पर जितनी पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर डिटेल में समझना है ये सब तो 11th और 12th की इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ लो। किसी भी बच्चे को बुला के वो पढ़ा देगा। कौन जी? असगर जी बोलिए। हाँ मेरा कुछ नहीं है, मैं हैंड रेस बहुत पहले किया था। डाउन कर दीजिए। चलिए म्यूट रहेंगे सब। अगला क्वेश्चन बताएंगे। Which market structure is characterized by a large number of buyer and seller with identical product? जरा ध्यान समझिए। मार्केट टोटल 4 तरह की होती है। मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एक या दो सेलर ही होते हैं।
उन्हीं के पास प्रोडक्ट है और आपको उनसे ही लेना पड़ेगा। ओलिगोपोली, थोड़े से सेलर ज्यादा हो जाते हैं, 10 से 15 सेलर हो जाते हैं। ओलिगोपोली में मोनोपोली नहीं होती, लेकिन एक तरह की मोनोपोली ही होती है, मतलब बहुत कम लोगों के पास ही होता है प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन में तो हजारों सेलर होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन उसी को बोलते हैं जो आपके शहर में मिल भी रहा है। कपड़े की दुकान है तो लाइन से बहुत सारी है, तू नहीं देखा तेरा बाप देखा बैठा बराबर में, ऐसे बोल के आप चले आते हो और उससे बार्गेनिंग कर लेते हो। परफेक्ट कंपटीशन में ही डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड चलता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है जिसमें कुछ कम लोग होते हैं। ठीक है, तो 4 तरह की होती है, देखो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन होता है, फीचर न्यूमरस बायर एंड सेलर होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, नो बैरियर्स टू एंट्री। चलिए अगला पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? डिमांड की इलास्टिसिटी, सर वो जो मैंने भी बताया ना कि अगर मान लीजिए आपके प्राइस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, प्राइस और डिमांड के बीच में संबंध कि क्या होगा, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया। क्या? अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो कौन सा आंसर है? देखो शुरू के दो तो है ही नहीं। सेंसिटिविटी ऑफ सप्लाई तो हो ही नहीं सकता, सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज ये हो सकता है, चेंज इन कॉस्ट भी नहीं हो सकता, चेंज इन इनकम भी नहीं, ये होता है बी। तो प्राइस इलास्टिसिटी से बोलते हैं। चलिए एक और बता दीजिए इसी बात पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट? में से फिक्स कॉस्ट कौन सी है? So rent of the factory. चलिए तो सबको समझ में आ गया होगा कैसे है। भाई वेजेस आप जितना काम करते हो उतना देते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आप जितनी यूज करोगे उतना दोगे, रॉ मटेरियल आप जितना बनाओगे उतना दोगे। लेकिन रेंट ऑफ अ फैक्ट्री है, चाहे आप काम करो ना करो, चाहे फैक्ट्री बंद करो, तो रेंट तो देना ही पड़ेगा, इसलिए से बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इन माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है फर्म का? प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, या एम्प्लॉयमेंट देना, या फिर एक्सपेंड द मार्केट शेयर? बी, मैक्सिमम। ये याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। देखो छोटे लेवल पे आपका बेसिक मोटिव क्या होता है भाई? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। फिर ये बड़े लेवल पे सोचा मार्केट शेयर गेन करना है, मुझे जो है एम्प्लॉयमेंट देनी है, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के रहे हैं। जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो सोचते हो आप। अब अंबानी तो सोचेगा वाली बात की चल भैया कि लोग 1,000 लोगों को मैं जॉब दे देता हूँ। आप थोड़ी सोचोगे जिसकी फैक्ट्री में खुद ही एक बंदा काम कर रहा है। ठीक है, जब आपकी फैक्ट्री छोटे लेवल पे होती है आप सिर्फ माइक्रो सोचते हो, बस प्रॉफिट के मतलब होता है आपको प्रॉफिट कैसे बढ़ाओ। लेकिन जब वो धीरे धीरे काम बड़ा हो जाता है, फिर आप ये भी सोचते हो यार मेरी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना, मेरे जो एम्प्लॉई है उनके लिए बस होनी चाहिए आने जाने के लिए। फिर आप बड़े लेवल पे सोचने लगते हो, फिर वो मैक्रो लेवल आ जाता है। तो माइक्रो लेवल पे तो आपका एक ही मोटिव होता है, बस प्रॉफिट बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ। ये सब क्वेश्चन याद कर लेना, ये पेपर में आएंगे, बाकी आप खुद कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और इन्हें सॉल्व करने के लिए 11th-12th की अकाउंट इकोनॉमिक्स की बुक भी पढ़ लेना तो और अच्छे से समझ में आएंगे, वरना मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आपको समझ में आ जाएंगे। और बहुत सारे हैं, इन्हें सबको पढ़ लेना, इससे आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाएगी। एक क्वेश्चन नेशनल इनकम पे भी आ गया, वो देख लेना। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है सारा का सारा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ये मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया, पूरा फॉर्मूले वाला क्वेश्चन भी आता है पेपर में। ये फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, ये भी देख लो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल भी डालने की कोशिश की है जिससे कि, अच्छा हाँ ये आ गया समरी, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान समझिएगा, ये मेरे हाथ की लिखी हुई है। These objective question cover national income, concept, calculation, methods, component and limitation. They help in understanding key terms GDP, GNP, NNP. इनके बीच में डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद कर लेना। पर कैपिटा इनकम, नॉट द नेशनल इनकम, इज द बेटर मेजरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर मेजरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री, तो वहां पर नेशनल इनकम आंसर होएगा, सॉरी वहां पर कैपिटा इनकम आंसर होगा, नेशनल इनकम नहीं होगा। क्योंकि नेशनल इनकम तो पूरे इंडिया की एक साथ बता देगी, उसमें एक बंदे के बारे में तो पता चलेगा ही नहीं। लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो एक एक बंदे का बताएगी, भाई गांव में पर कैपिटा इनकम इतनी है, शहर में इतनी है, और मेट्रो सिटीज में इतनी है। तो पर कैपिटा इनकम जो है ज्यादा अच्छा मेजरमेंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में पता करने का। किसको मेरी ये लाइन समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वैसे भी इंडिविजुअल के केस में करते हैं, तो वो पर कैपिटा इनकम पे ही डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैलकुलेट करने का तरीका तो यही होता है कि टोटल जीडीपी, इंडिया की जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन, तो एक बंदे की पर कैपिटा इनकम आ गई।
लेकिन वो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए भी अलग अलग जगह की जीडीपी ली जाती है। जैसे गांव की जीडीपी अलग, शहर की जीडीपी अलग, मेट्रो सिटीज की अलग, और वो एवरेज लेने के बाद उससे निकाली जाती है। तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा अच्छा मेजरमेंट है नेशनल इनकम की जगह, क्योंकि नेशनल इनकम पूरे देश की होती है, पर कैपिटा इनकम एक बंदे की है, चाहे भले वो निकली नेशनल इनकम से ही है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा मेजरमेंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करने के लिए। जैसे चाइना की जीडीपी हमारे से 4 गुना है लगभग, ठीक है। तो क्या हम उसे कहते हैं हमसे 4 गुना बड़ा देश है इनकम के मामले में, लेकिन उसकी पर कैपिटा इनकम हमारे से सिर्फ 2 गुना है। तो ये कहना सही रहेगा कि चाइना का आदमी इंडिया के आदमी से 2 गुना कमाता है, 4 गुना नहीं कमाता। 4 गुना तो इसलिए है क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी हमसे 2 गुना है। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो जीडीपी ज्यादा होगी, लेकिन पर कैपिटा इनकम से हम ये कह सकते हैं कि हाँ चाइना हमसे 2 गुना ज्यादा कमाता है, और अमेरिका वाले हमसे 7 गुना ज्यादा कमाते हैं। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम इंडिया की पर कैपिटा इनकम से 7 से 10 गुना ज्यादा है। तो अमेरिका को पछाड़ने की, अमेरिका से पंगा लेने की हम सपने में भी नहीं सोच सकते। वो यूं उड़ा देगा यूं, और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। सर ऐसे भी बोल सकते हैं जापान से हम डोमेस्टिक प्रोड्यूस में, आई मीन फोर्थ लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गई हमारी कंट्री, लेकिन लिविंग कंडीशन तो जापान से भी पीछे है। मैं आपको बताता हूँ, या डिपेंड ऑन पर कैपिटा इनकम। बिल्कुल बिल्कुल, जीडीपी के मामले में तो हम चाइना को टक्कर दे रहे हैं, हम नंबर 2 पे हैं, अमेरिका के बाद हम ही हैं, लेकिन कागजों में नहीं है। क्योंकि चाइना हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, पेपर पे काम करते हैं सारा, इंडिया वाले ब्लैक में करते हैं। अगर इंडिया का सब कुछ व्हाइट हो जाए तो आज हम नंबर 2 की इकोनॉमी है, अमेरिका के बाद हमारा नंबर है, चाइना का नहीं है। लेकिन आने वाले 5 साल में मोदी जी ये भी कर देंगे, हम नंबर 2 पे आ जाएंगे, और जैसे ही हम नंबर 2 पे आएंगे तो हमारे देश में पैसा आएगा, और वो जो एफडीआई आएगी, पैसा आएगा, उसी से हमारी मार्केट, उसी से हमारा सब कुछ चलेगा, हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आने वाले 5 साल तक देशवासियों की ऐसी तैसी करनी है बस। सर ये ये पर कैपिटा इनकम रैंक में हम बहुत पीछे हैं। पर कैपिटा इनकम पे देखना है, पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगी? रैंक वर्ल्ड रैंक में बिल्कुल लगभग 100वां रैंक या कुछ है, दूर है। हाँ, पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगी मैं बताता हूँ। पर कैपिटा इनकम में क्या हो रहा है कि कमाया, मान लो हमारे देश में 100 बंदे हैं, 130 करोड़ बंदे हैं, रिटर्न कितने बंदे भरते हैं? 10 करोड़। 130 करोड़ में से 10 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं। अब वो जो 10 करोड़ लोग भरते हैं उसमें से लगभग 7 करोड़ लोग तो नील की रिटर्न भरते हैं, तो बचे हुए 3 करोड़ लोग ही टैक्स दे रहे हैं बस। फिर से समझो, 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या में से सिर्फ 10 करोड़ लोग ही रिटर्न भरते हैं। अब उन 10 करोड़ में से लगभग 7 करोड़ लोग ऐसे जो नील की रिटर्न भरते हैं, बचे 3 करोड़ लोग, वो 3 करोड़ लोग ही टैक्स दे रहे हैं। अब वो इनकम तो भैया हम 3 करोड़ लोगों की जोड़ रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं 130 करोड़ से, तो पर कैपिटा इनकम तो कम हो ही जाएगी। आने वाले 5 साल में ये रिटर्न भरने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, टोटल नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी, जीडीपी भी बढ़ जाएगी, और तब हम 130 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम अपने आप ज्यादा आ जाएगी। अभी आप अमेरिका गए नहीं हो, जो मतलब मैं बता रहा हूँ, हमें दूर से देख के लगता है अमेरिका, अरे भैया अमेरिका में हमसे ज्यादा गरीब है। अमेरिका में भी गरीब बहुत हैं, चाइना में तो बहुत ही ज्यादा है, जापान में भी है और इंडिया में भी है। बिना गरीब वाला कोई देश होता ही नहीं है, ठीक। और भूख से वहां पर भी मरते हैं, बस वहां की इकोनॉमी जो है ऑन पेपर्स है। अब अमेरिका में क्या होता है कि वहां पर एक आपको फिक्स मिलता ही मिलता है, अगर आप कुछ काम नहीं भी कर रहे तो आपको वो मिल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बोनस। तो वहां पर क्या है कि गरीब एकदम से भूखा नहीं मरता है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बोनस इतना मिल जाता है कि आप कुछ भी ना करो तो भी आपका घर चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस क्योंकि वहां की इकोनॉमी जो है पेपर पे है पूरी। अब जब इंडिया भी पेपर पे हो जाएगा तो यहाँ पर भी इस चीजों की करेंगे। अब यहाँ पर भी तो राशन मिल ही रहा है ना, आप कुछ भी ना करो तो आपको हर महीने 5 किलो आटा, दाल चावल, चीनी, चाय पत्ती, सरसों का तेल सब मिल ही रहा है ना, मोदी जी दे ही रहे हैं ना। तो हर देश में कुछ ना कुछ सिस्टम बना हुआ है ऐसा, और वो चलेगा ही चलेगा। और पर कैपिटा इनकम की रैंकिंग में हम कम है, उसका रीजन ये नहीं है कि हम सच में रैंकिंग में कम है, बस हम ऑन पेपर नहीं है। अभी आने वाले 5 पेपर पे हम सब बढ़िया हो जाएंगे। सिंघवी जी एक दिन कह रहे थे टीवी में कि चाइना का $20 ट्रिलियन का वो है और अपना 4, तो अपन को वो 20
अपन को 20 करने में कम से कम 20 साल लगेंगे बोले। देखो सही बोल रहे हैं बिल्कुल, चाहे कुछ भी कर ले 10 साल 15 साल लग जाएंगे 20 ट्रिलियन करने में, वो भी अगर मोदी जी जैसा कोई बंदा ऊपर रहा तो। और अगर पहले जैसी सरकारें आ गई तो फिर भूल जाओ 200 साल में भी नहीं होगा फिर। ठीक है ना। अब देखते हैं भाई, ये हो सकता है या तो मोदी जी आ जाएंगे या फिर दूसरी सरकार जो आएगी वो सीख ले लेगी और वो भी अच्छे से काम कर ले, क्योंकि अब हल्का काम नहीं कर पाएगी कोई भी आगे। अब एक एग्जाम्पल आ चुका है कि ऐसे करना है काम, तो जो भी सरकार आएगी चाहे मोदी जी चाहे कोई हो रहा है, काम बढ़िया ही करेगी। बेवकूफ कोई नहीं होता। अब उन्होंने क्योंकि हाँ जी सर जब तक हम 20 जाएंगे चाइना जो है 100 चला जाएगा। हाँ, जब तक हम 20 आएंगे नहीं 100 तो नहीं जाएगा। जैसे हमें 4 गुना करने में 20 साल लगते हैं, उसे भी 4 गुना करने में कम से कम 40 साल लगेंगे। देखो जब इंसान छोटा होता है उसे डबल करना इजी है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे डबल करना इजी नहीं है। फिर अगर आपकी इनकम 5,000 है तो 5,000 से 10,000 आना आसान है, 10,000 से 20,000 आना भी आसान है, 20,000 से 40,000 आना भी आसान है, 40 से 80 भी शायद आप आ जाओगे, लेकिन 80 से 1,60,000 आने में पसीना आ जाएंगे। और 1,60 से 3,20 तो शायद आ ही ना पाओ। आ भी गए तो चलो ठीक है, फिर 3,20 से 6,40 नहीं हो पाओगे। तो बिल्कुल वही वाला हिसाब अब चाइना का चल रहा है। चाइना इतने बड़े लेवल पर जा चुका है कि अब उसमें ग्रोथ आना बहुत मुश्किल है। अमेरिका इतने बड़े लेवल पर जा चुका है, वहां तो ग्रोथ ही नहीं है। अमेरिका में तो ग्रोथ है ही नहीं, वो तो 0.25% की ग्रोथ, इस तरह की जीडीपी आती है उनकी। उनकी जीडीपी ग्रोथ आती है 25 पैसे 50 पैसे, हमारी तरह थोड़े 68% की ग्रोथ है। इंडिया में है 7-8% की ग्रोथ, चाइना में 4% की ग्रोथ आती है, जापान में 2% की ग्रोथ आती है, अमेरिका में तो 25 पैसे 50 पैसे की ग्रोथ आती है, आती भी नहीं, कभी कभी नेगेटिव ग्रोथ आ जाती है। जी सूर्यवंशी जी। सर एक ज्योतिष बोल रहा था कि जैसे जो रिलायंस है, तो जितने जो ग्रोथ रिलायंस है अभी ये लोग दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद इनके जो बच्चे हैं वो उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे रिलायंस में और वो बढ़ जाएगा। देखो बड़ी कंपनी वैसे भी ग्रोथ तेज नहीं दे पाती, मैंने वही तो बताया। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो जाती है फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाती, लेकिन वो आपको रिलायबिलिटी देती है कि वो एकदम से खत्म नहीं होगी, लेकिन वो ग्रोथ भी नहीं देगी। तो हमेशा पैसा मिड कैप में क्यों लगाने को बोलते हैं भाई? वो मिड कैप है, वो लार्ज कैप बन जाएगा, लार्ज कैप थोड़ी कुछ और बनेगा। अगर टीसीएस में पैसा लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल में डबल हो सकता है, लेकिन परसिस्टेंस सिस्टम में लगाओगे, डिक्सन में लगाओगे तो हो सकता है साल भर में डबल हो जाए, 2 साल में डबल हो जाए, क्योंकि ये मिड कैप की कंपनियां हैं। कोफोर्ज में लगाओगे अगर, तो अगर कभी आईटी सेक्टर में लगाने का मन करे पैसा तो कोफोर्ज है, परसिस्टेंस सिस्टम है, डिक्सन टेक है ना, केन्स टेक्नोलॉजी है, इनमें लगाओ। टीसीएस इन्फोसिस में लगाए कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो 4 या 5 साल में जाके डबल होगी। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सर सम्मान कैपिटल का क्या टारगेट है सर? 200 रुपए, 117 बताया था, 162 हो गया है, और क्योंकि वो बैन में चल रहा है इसलिए नीचे गया। लेकिन बैन में भी रोज 1 रुपया बढ़ी जाता है, 165 हो गया और वो 200 रुपये हो जाएगा। सर एलजी का? एलजी हो जाएगा 1800, 2000 भी हो सकता है। 1800 तक है मेरा टारगेट, मैं तो बेच दिया। 1 लॉट मिला था मुझे, 1.5 गुने हो गए पैसे, मैं कहा छोड़ो। 13 लॉट अप्लाई करे थे, 2 लाख लगा के 1 लॉट मिला, 7,000। सर इसमें 50% रिटर्न आ गया, 50% रिटर्न आ गया, लेकिन मेरी टोटल कैपिटल पे देखो ना, मेरे 2 लाख अभी तक फंसे, अभी तक उन्होंने फ्री नहीं करे वो तो सर इमीडिएटली हुआ था एचडीएफसी में, मैंने देखा। मेरा बड़ौदा में था, अभी हुआ ही नहीं। अच्छा सर, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, इनमें दिक्कतें आती हैं सर गवर्नमेंट में। बड़ौदा में क्या अपने आप हो जाएगा, जाके ना जाना पड़ेगा बैंक? वो तो सर ऐसे ही जैसे ही आपने फोन पे से करा होगा ना, हाँ, जिस दिन आपका अलॉटमेंट हो गया वो पैसा आसपा के थ्रू रुक गया, और जो आपको अलॉट नहीं हुआ वो इमीडिएटली वापस आया था। अभी तक आया नहीं ना वापस, मुझे तो जरूरत है पैसे की, आया ही नहीं होता इतने सर हाँ, आप एसबीआई में करना है अलॉटमेंट के हो, आई मीन लिस्टिंग के पहले ही पैसे वापस आ जाते हैं एसबीआई में। जैसे सर आपने फोन पे से पे करा होगा, जो लिंक आई होगी, तो वहां पे आप हेल्प पे आके कंप्लेंट कर दीजिए, वहां से आ जाता है। हाँ करूंगा, टाइम नहीं लग रहा था, आज करता हूँ। चलिए मॉनेटरी पॉलिसी कल पढ़ाएंगे, नया कंसेप्ट है, क्योंकि फिर मिक्स हो जाएगा आपका। यहाँ तक के क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेकंड चैप्टर के मैंने आपके सबके नंबर देखे थे, अच्छा